Good morning, girls. Today we start with your next method for collection of secondary data, that is registration method. हम आपकी द्वितीय विधि पर आएंगे जिसको हम कहते हैं पंजीकरण विधि। अक्सर सेंसस के अलावा जनसंख्या शास्त्री जनगणना के द्वितीय आंकड़ों का भी प्रयोग करते हैं। So many a times people refer to other secondary data apart from census. Census is a comprehensive data, but most of the times it takes 10 years or 5 years to be collected. In between these time intervals, if we require some immediate data, registration method is a very handy method that gives an immediate answer to the present issues. तो पंजीकरण विधि के अंतर्गत अगर हमें मान लीजिए सेंसस के 10 साल के बीच का डेटा चाहिए, कोई एक स्टडी है, कोई एक शोध किया जा रहा है, रिसर्च जिसका जिसकी आंकड़े हमें उसी वक्त ज़रूरत है, तो हम 10 साल या 5 साल नहीं रुक सकते हैं। तो उस वक्त ये एक विधि होती है जिसके अंतर्गत हमें उस समय या उस समय के आसपास के समय काल की पूरा आंकड़ा मिल जाता है। इसके लिए एक आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म या इन बिटवीन सेंसस का जो समय होता है, उस समय के लिए ये एक प्रचलित विधि है और इसे कहा जाता है पंजीकरण विधि। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह जनांकीय घटनाओं का निरंतर एवं अनिवार्य अभिलेख होता है। So according to the United Nations, it is a record which is maintained compulsorily and in a continuous manner. And records of what? Records of the demographic events. अब पहले तो हम समझे कि जनांकी की घटनाएं क्या है। पहले भी हम वीडियो में आपको बता चुके हैं लेक्चर में, अब फिर रिपीट कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जनांकी की घटनाओं से हम ये समझते हैं कि जब किसी के जीवन काल में जन्म, मृत्यु, विवाह यानी शादी या या कोई भी कानूनी कार्रवाई होता है जैसे कि तलाक या कानूनी पृथक्करण, सो इफ देयर इज अ सेपरेशन, annulment, डिवोर्स, बर्थ, डेथ, यहाँ तक कि प्रवास भी, दैट इज माइग्रेशन, इज ऑल्सो टेकन एज इवेंट्स विच आर डेमोग्राफिकली रिलेटेड टू वंस लाइफ। तो ये सारी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम जनांकीय घटना कहते हैं। ये घटना हर इंसान के जीवन में निरंतर रूप से चलता रहता है और हर देश में ये इसी तरह से निरंतर रूप धारण करता है। सो इन एवरी कंट्री, in the life of every human being, these events are in a continuous nature. They occur one after the other, or not exactly in the same series, but they keep on occurring. अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इन आंकड़ों पर निर्भर करती हैं। तो क्योंकि ये घटनाएं निरंतर रूप से होती हैं, तो इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना भी यानी अभिलेख भी निरंतरता होनी चाहिए या निरंतर रूप से इन अभिलेखों को रखा जाना चाहिए। पंजीकरण जो है ये कानूनी अधिनियम या नियमों के अंतर्गत किया जाता है। इसके लिए कुछ स्पेशल एक्ट्स यानी अधिनियम होते हैं जिसके अंतर्गत इन आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और इसका एक मेथड या एक प्रोसेस भी होता है जिससे कि इन आंकड़ों की शुद्धता और सूत्रता कायम रहती है। सो दिस मेथड इज एक्चुअली you can say under the legislation of the country's law, and it follows certain strict principles, guidelines, and regulations. There are rules that the citizens and the authorities have to maintain. And it happens for a continuous period of the entire year. Because it is maintained and recorded under the law, so the data thus acquired from this kind of source is quite authentic and accurate.
द्वितीय आंकड़ों का यह एक सुनिश्चित तथा विश्वसनीय स्रोत होता है. So it is a very reliable source of secondary data. और इन आंकड़ों का नागरिकों, सरकार तथा शोधकर्ताओं के लिए काफी महत्व भी होता है और ये उनके काफी प्रयोग में भी आता है. This is very well utilized by citizens, the country authorities, the different departments of the country, and also the researchers. And it is a very reliable source, as I said. इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जब अपने जीवन में कोई भी जनांकित घटना से गुजरता है, तभी वह उपयुक्त अधिकारी के पास जाकर अथवा किसी उपयुक्त संस्था के पास जाकर उस घटना का घोषणा करता है और उसका पंजीकरण करवाता है. So what is this method? Let us first understand that when any person is undergoing a demographic event or has gone through a demographic event, that person is supposed to approach the authorities or the institution which is designated to register or record this kind of an event. They go there, declare, and get the event registered. उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के घर में एक नवजात शिशु का जन्म होता है. शिशु के जन्म के तुरंत बाद जो हॉस्पिटल से, चाहे वो कहीं किसी भी संस्थान पे जन्म लिया हो, लेकिन जिस अस्पताल में वो जन्म लेता है, उस हॉस्पिटल का एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है. उसको वो लेकर उसके माता पिता या कोई भी अभिभावक, पेरेंट्स और गार्जियंस कैन डू दिस, उसे लेके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अगर वो शहर में है, अगर गांव में है तो गांव की पंचायत या ब्लॉक लेवल में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वो जाके उसका वो पंजीकरण फॉर्म भर के उसके जन्म को पंजीकृत किया जाता है. सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन. इसी तरह से विभिन्न घटनाओं का पंजीकरण अलग अलग जगह पर किया जाता है. ओके इस विधि के अंतर्गत प्रमुख 4 स्रोत होते हैं. सो वी हैव 4 सोर्सेज टू अवेल डेटा फ्रॉम दिस मेथड. क्या क्या है आइए देखते हैं. फर्स्ट इज वाइटल रजिस्ट्रेशन, यानी जन्म मृत्यु पंजीकरण, क्योंकि हम मानते हैं कि जन्म और मृत्यु सबसे इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक इवेंट्स होते हैं लाइफ के. दूसरा है जनसंख्या रजिस्टर, यानी पॉपुलेशन रजिस्टर. थर्ड, प्रशासनिक अभिलेख, administrative records or other records, and international publications, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन. पहले आते हैं जन्म मृत्यु पंजीकरण. पंजीकरण विधि में प्रत्येक जनांकिकीय घटना को पंजीकृत करना पड़ता है. जन्म हो, मृत्यु हो, अथवा विवाह, तलाक, प्रवास, कुछ भी हो, या इसके अलावा अन्य कोई घटना घटे, इनके आंकड़ों को पंजीकरण कराना प्राय विश्व के सभी देशों में एक कानूनी अनिवार्यता दी गई. सो इन ऑल द नेशंस ऑफ द कंट्री, एनी काइंड ऑफ अ डेमोग्राफिक इवेंट इज कंपल्सरी टू बी रिकॉर्डेड. इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 तरह के पंजीकरण होते हैं. अंडर दिस 3 काइंड्स ऑफ registrations are mainly done. फर्स्ट इज बर्थ रजिस्ट्रेशन. ओके, तो पहला है जन्म संबंधी पंजीकरण, जिसमें पिता का नाम, बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता माता की उम्र यानी आय तथा आयु, जन्म लेने वाले की लिंग इत्यादि को लिखा जाता है. इसके साथ साथ पिता और माता की शैक्षणिक योग्यताएं भी इसमें शामिल की जाती है. सो द एजुकेशन लेवल ऑफ द पेरेंट्स इज ऑल्सो रजिस्टर्ड. दूसरा इसमें पंजीकरण होता है मृत्यु. सो द सेकेंड इज डेथ रजिस्ट्रेशन. अंडर द डेथ रजिस्ट्रेशन, मृत्यु, द नेम ऑफ द person who's deceased, who's died, date, sex of the person, caste or race
or religion the person belonged to, the age at which the person died, the place he died in, cause of death, marital status, the address, that means where the person used to live, and also the ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन, वो आदमी क्या करता था। तो इसमें क्या क्या है, मृत्यु का स्थान लिया जाता है, मृतक का स्थान, मृत्यु का मोह, मृत्यु का कारण, मृतक की लिंग, आयु, प्रमाण पत्र, उसकी अ, उसके व्यवसाय जिसमें वो आखिर तक काम किया था, उसकी आयु, जिस आयु में उसकी मृत्यु हुई, तथा उसकी जाति, संप्रदाय इत्यादि, इन सब की अभिलेख रखा जाता है। द थर्ड इज मैरिज रजिस्ट्रेशन। इसे भी अनिवार्य किया गया है, खास करके विकसित देशों में। अविकसित देशों में अभी भी ये उतने प्रचलित नहीं हुई है। विवाह के पंजीकरण हेतु विवाह का माह, वर्ष, वधु की आय, पूर्व की वैवाहिक स्तर दोनों का, वर एवं वधु का आय, आयु, वर एवं वधु के पूर्व का वैवाहिक स्तर, जन्म का स्थान दोनों का, और दोनों के व्यवसाय तथा शैक्षणिक योग्यता, that is their level of literacy and education, the occupation of the bride and the groom, age of the bride and the groom, any previous record of marriages or divorces or deaths of their spouses for the bride and groom, the date, month and the year of the marriage, all of this is recorded. इस तरह की जो आधारभूत रजिस्ट्रेशंस होते हैं, पंजीकरण होते हैं, जन्म मृत्यु पंजीकरण होते हैं, यह विकसित देशों में काफी सामान्य रूप से और बड़े सुगमता से हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जो स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना बनाई गई है, वो इस बात को बड़े सुगमता से कर देती है। हॉस्पिटल से ही कई शहरों में हॉस्पिटल से ही लिंक बना दिया जाता है, तो खबर म्यूनिसिपैलिटी तक पहुंच जाती है। लेकिन विकासशील या अर्ध विकसित देशों में इस तरह की आधारभूत संरचना अभी तक नहीं बन पाई है, या उसमें थोड़ी सी खामी रहती है, और इस कारण से लोगों को खुद आगे चलकर अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है। इसमें कुछ बाधाएं आती हैं। देयर आर सर्टेन डिफिकल्टीज दैट आर फेस्ड। विकसित देशों में लोग पढ़े लिखे होते हैं, अधिकतम लोगों को कानून का अवेयरनेस होता है, उनको पता होता है कि क्या करना है, नियमों के बारे में उनको ज्ञान होता है, तो पंजीकरण की भी असुविधाएं नहीं होती है। लेकिन अविकसित देश में अथवा विकासशील देशों में अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, या उनका शिक्षा का स्तर निम्न है, और दूसरी ओर उनको कानून का भी ध्यान या ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वे काफ़ी या तो विलंब करते हैं अथवा आलस हो जाता है उनमें पंजीकरण कराने के लिए, और तीसरा होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको पंजीकरण करवाना है जन्म और मृत्यु पे। इन सभी कारणों के लिए पंजीकरण की जो अभिलेख होता है वो असंपूर्ण रहता है, और ये अपूर्ण आंकड़ों में परिवर्तित होती। सो दिस gives rise to incomplete data with the registration officers when we talk about developing nations. So this is one of the greatest difficulties faced in the developing nations. आइए जनसंख्या रजिस्टर के बारे में जानते हैं. What is population register? So many countries maintain a register. Technically, we talk of register because when they had started or adopted this method, they used to literally maintain register and write and manually have handwritten records in it. Now, it is no more registers maintained with handwritten manuals or manuscripts, but the data is maintained as per
दे यूज टू बी मेंटेन इन रजिस्टर्स, तो उनको अभी भी अगर वो ऑनलाइन में मेंटेन करते हैं तो उसको रजिस्टर ही कहते हैं. And what do they maintain in this? Names, addresses, age, sex, income of the people, etc. विश्व के कई देश जनसंख्या रजिस्टर रखते हैं जिनमें जन आंकड़ों की प्राप्ति होती है. कुछ देश जैसे स्वीडन, इज़राइल, फिनलैंड, ताइवान, कोरिया, बेल्जियम इत्यादि में जनसंख्या रजिस्टर निरंतर रखा जाता है, जिसमें प्रत्येक देशवासी का नाम, आय, उम्र, लिंग और पता भी दर्ज किया जाता है. उस रजिस्टर में प्रवासियों का भी लेख रहता है कि कितने लोग उस देश में आए, कितने लोग उस देश को छोड़ के निकल गए. और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, इन रजिस्टरों को मेंटेन करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि व्यक्तियों की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना. इन जनसंख्या रजिस्टरों से जनांकिकीय सूचनाएं जैसे वर्तमान जनसंख्या का आकार, आंतरिक प्रवास, जीवन समंक संबंधी आंकड़े इत्यादि भी उपलब्ध हो जाते हैं. और इन्हीं रजिस्टर के आधार पर कराधान, आवास इत्यादि का निर्णय भी लिया जाता है. These registers in those nations where they are maintained, like Sweden, Korea, Taiwan, Finland, etc., these registers help to understand and get a clear picture of the size of population, immigration, emigration rates, and all other aspects of the population. It is from these registers that taxation policies and housing policies are also, um, you can say, brought into implementation. तीसरा है प्रशासनिक अभिलेख, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स. कुछ व्यावसायिक कंपनियां जैसे जीवन बीमा कंपनी जनसंख्या संबंधी आंकड़े रखती हैं. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगारी बीमा योजना, वृद्धावस्था पेंशन, रोजगार सेवा इत्यादि के लिए विश्व के अधिकांश देशों की सरकार किसी न किसी पैमाने पर व्यवस्था कर उनके लिए सूचनाएं एकत्रित करती है. इसके अतिरिक्त मताधिकार सूची, खाद्यान्न की राशनिंग व्यवस्था, आय, करदाता सूची, विभिन्न संस्थाओं की सदस्यता इत्यादि से जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं और इन आंकड़ों को किसी अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी एकत्रित किए जाते हैं. यह एक विश्वसनीय स्रोत है और इन स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करके कई विवेकशील जनसंख्या शास्त्री महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं. So these are the data which is maintained by companies or even public bodies, and they help to affix and create decision or take decisions regarding unemployment insurance, old age pension, maternity allowance, and the rest. In some countries, insurance companies maintain life tables to judge the premiums of the various people according to their age. So, such selective demographic data are also available from such tables that are maintained by these companies. Data from administrative records are also available from electoral lists, the revenue department of the government, that is income tax department, telephone department, where we have the list of subscribers. Such administrative data are limited, but they are very helpful in carrying out
various work and research regarding the population, and even for carrying out sample surveys. फोर्थ इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएं जैसे WHO, वर्ल्ड बैंक, UNDP इत्यादि समय समय पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर, जन मृत्यु दरें, जनसंख्या प्रक्षेपण इत्यादि के बारे में विश्व के स्तर पर तथा विभिन्न देशों के निजी स्तर पर आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। और इसके साथ साथ उनके अपने विशेषज्ञों के द्वारा विश्लेषण और टिप्पणी भी दी जाती है, जो कई बार एक मार्गदर्शन का काम करते हैं शोधकर्ताओं और विभिन्न अन्य संस्थाओं के लिए जिन्हें जनसंख्या आंकड़ों की आवश्यकता होती है। So international publications are basically publications done by international bodies like the World Health Organization, WHO, UNDP, World Bank, etc., and many more organizations like that, who collect data worldwide and they publish their records, their reports annually, biannually, from time to time, which reflect the demographic statistics of population growth rate, birth death rates, population projections, etc., fertility rate, mortality rates on a world basis and also country wise. Sometimes they give a comparative analysis of country rankings as well. कई बार ऐसे रिपोर्टों से हमें देशों की वर्ग या रैंक का भी पता चलता है. So it's very helpful for not only individual researchers but also the government of the nations when they have to go for a worldwide comparison. Apart from the statistical data and process data that they publish or they declare, the conclusions, interpretations, analysis, and criticisms of the experts are also affixed, which is also a very good guideline for the researchers and all institutions and public who look up to these data for their studies. आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, आगे फिर हम लोग सैंपल सर्वे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।